ये बताइए कि बाल क्यों झड़ते हैं? लेडीज में इसके अलग कारण रहते हैं, मेल्स में इनके अलग कारण रहते हैं। लेडीज में बाल झड़ने का सबसे कॉमन कारण रहता है वीकनेस, डिलीवरी के बाद, मेजर स्ट्रेसफुल पीरियड के बाद, एनीमिया डेफिशिएंसीज के कारण या बालों को स्ट्रेट कराने के कारण। 100 से लेकर 150 बाल रोजाना झड़ना नॉर्मल है। तो ये डैंड्रफ क्यों होता है? देखिए, डैंड्रफ एक तो बंदे की अपनी एक टेंडेंसी होती है, उसके सिर का इन्वायरमेंट, ऑयल प्रोडक्शन और सब कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे माइल्ड फंगल इन्फेक्शन हो जाती है जिससे डैंड्रफ पैदा होती है। कुछ लोग गीले सिर में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उससे डैंड्रफ होने के चांस रहते हैं। कि जो लोग पेन किलर्स खाते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक्स लेते हैं या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है सोरायसिस की, उनमें इसके चांस बाकियों से ज़्यादा रहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर परमजीत सिंह वालिया जी से। डॉक्टर वालिया जो कि मोहाली में है, जिनका लेज़र, स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है। डॉक्टर वालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर वालिया, ये बताइए कि बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेडीज में इसके अलग कारण रहते हैं, मेल्स में इनके अलग कारण रहते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लेडीज से। लेडीज में बाल झड़ने का सबसे कॉमन कारण रहता है वीकनेस, डिलीवरी के बाद, मेजर स्ट्रेसफुल पीरियड के बाद, एनीमिया डेफिशिएंसीज के कारण या बालों को स्ट्रेट कराने के कारण। अगर हम इनको एक एक अलग से लेते हैं, अगर हमारे पास मानिए एक 30-32 साल की लेडी आ रही हैं कि उनके बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री में ये जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बाल खींच के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच उनके इतने बाल झड़ रहे हैं कि वो दवाई की ज़रूरत की रेंज में आ रही हैं। तो उसमें ये रहता है कि एक चीज़ जाननी जरूरी है कि 100 से लेकर 150 बाल रोजाना झड़ना नॉर्मल है। सो इतना बाल अगर झड़ रहा है तो हम उसके लिए दवाई रिकमेंड नहीं करते। सेकेंडली, अगर उनकी हिस्ट्री में हमें कोई डाइटरी डेफिशिएंसीज, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, कोई डिलीवरी की हिस्ट्री है, कोई सर्जरी की हिस्ट्री है, तो हमें उनको विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स दे के और सिर में लगाने वाला कोई सीरम दे के हम उनका हेल्प कर पाते हैं। दूसरा कारण उनमें एक लेडीज में हो सकता है एलोपेशिया अरेटा। उसमें ऑटोइम्यून डिजीज रहती है जिसमें छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं सिर में, जिसमें से बाल झड़ जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट अलग से रहता है, उनमें हमें कई बार लोकल इंजेक्शन देना पड़ता है जी। और इसके अलावा अगर हम मेल्स में बात करें तो मेल्स में सबसे कॉमन रीजन हेयर फॉल का है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, खानदानी गंजापन या मर्दाना गंजापन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि एक तो ये नहीं सोचिए कि मेरे फादर के अगर बाल चले गए तो मैं भी पक्का गंजा हो जाऊंगा। जरूरी नहीं आपको अपने फादर के जीन मिले, आपको जीन्स अपने मदर वाली साइड से भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके बाल फ्रंट से और सिर के सेंटर टॉप से बारीक हो रहे हैं या कम हो रहे हैं बल्कि और बाकी के सिर के बाल ठीक हैं, तो चांसेस हैं कि आपको ये खानदानी या मर्दानी गंजापन है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स रहते हैं, इनके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम उनको मेडिसिन से कंट्रोल कर लेते हैं। अगर वो मेडिसिन नहीं शुरू करते, गंजापन ऑलरेडी हो गया है, तो हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट से कंट्रोल करते हैं। बालों की दूसरी समस्या है डैंड्रफ होना। तो ये डैंड्रफ क्यों होता है? देखिए, डैंड्रफ एक तो बंदे की अपनी एक टेंडेंसी होती है, उसके सिर का इन्वायरमेंट, ऑयल प्रोडक्शन और सब कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे माइल्ड फंगल इन्फेक्शन हो जाती है जिससे डैंड्रफ पैदा होती है। और इसमें कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि लोग अपना गीला सिर ही बांध लेते हैं, उनको डैंड्रफ होने के चांस होते हैं। कुछ लोग गीले सिर में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उससे डैंड्रफ होने के चांस रहते हैं। कुछ तरह की ऐसी मेडिसिन भी हैं जो डैंड्रफ पैदा कर सकती हैं। कई बार डैंड्रफ के बाद सोरायसिस भी हो जाता है। तो सोरायसिस क्या होता है और क्यों होता है? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि डैंड्रफ और सोरायसिस ये टोटली डिफरेंट दो चीज़ें हैं। डैंड्रफ सोरायसिस में चेंज नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास जब कोई सोरायसिस का पेशेंट आता है तो हम उसको मिसडायग्नोज कर जाते हैं कि वो डैंड्रफ है, क्योंकि माइल्ड सोरायसिस को डायग्नोज कर लेना एज डैंड्रफ इज़ वेरी कॉमन।
तो वो दोनों अलहदा चीजें हैं। और जो सोरियासिस है इसके कारण अननोन है, मतलब देर आर सो मैनी रीजंस विच आर गिवन कि इनके कारण सोरियासिस हो सकता है, लेकिन नथिंग इज कंफर्म। पर हाँ, ये जरूर कंफर्म्ड है कि जो लोग पेन किलर्स खाते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक्स लेते हैं, या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है सोरियासिस की, उनमें इसके चांस बाकियों से ज्यादा रहते हैं। कम उम्र में बाल सफेद होना भी एक आम समस्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण सबसे पहले तो खानदानी, कि उनके पेरेंट्स के भी बाल समय से पहले सफेद हुए थे। दूसरा कारण फिर से आता है डाइटरी डेफिशिएंसीज, कि बच्चे की अपनी डाइट में कुछ ऐसी कमी है कि उसके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। तीसरा कारण रहता है स्ट्रेसफुल, बच्चे की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एग्जाम का ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसका वो स्ट्रेस ले रहा है, उसके कारण बाल सफ़ेद हो सकते हैं। रेयरली कई बार बच्चों में फलवैरी की कंडीशन जो होती है वो सिर के किसी एरिया पे आ जाती है, तो सिर में बालों के कारण वो फ्लैरी का पैच तो नहीं दिखता, लेकिन उस पैच में से निकलने वाले बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो जाते हैं। तो हमको उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना होता है। काले घने चमकदार मुलायम बालों, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो टीवी की एड में दिखाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो करने वाली चीज़ें हैं वो है अच्छी डाइट, पूरी नींद, अच्छी एक्सरसाइज। आपकी डाइट में फ्रूट भी होना चाहिए और आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन बंदे चिकन फिश खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो उनको मिल रहा है। वेजिटेरियन डाइट्स आर यूजुअली पुअर इन प्रोटीन। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, उन लोगों को अपनी डाइट में काले चने, रोंगी, न्यूट्री, सोया, पनीर, इसको ऐड करना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि उनके बाल सुंदर रहें। इसके अलावा लेडीज़ या आजकल तो जेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करवाने का रिवाज में आ गया है। बार बार घर पे प्रेस भी लगाते रहते हैं, कभी कर्ल्स डलवा लिए, कभी स्ट्रेट करवा लिया। इससे बालों को बहुत डैमेज होता है, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितना कम करें उतना अच्छा है। आप अपने बालों को अगर हेल्दी चाहते हैं तो अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करिए, अपनी डाइट हेल्दी करिए, अपना नींद पूरा कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए, और बालों के साथ छेड़ाछानी कम करें। बालों की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए क्या करना जरूरी है? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, बालों की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए डाइट, आपका लाइफस्टाइल, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कहीं आपके बालों की ग्रोथ कम हो रही है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके टेस्ट करवाएंगे, आयरन के लेवल्स, B12 के लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, आपका थायराइड चेक करवाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपके बाकी के हार्मोन्स चेक करवाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं। जैसे कुछ लेडीज़ अगर देखेंगी तो उनके चिन पे काले बाल आने शुरू हो जाते हैं, साइड्स पे काले बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे काले बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो उनके अगर यहाँ पे बाल आ रहे हैं तो यूजुअली उनके सिर के बाल कम हो रहे होते हैं, जड़ रहे होते हैं, जो कि एक PCOD का सिम्टम है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल कम है और आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो एक बार आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट के साथ सलाह जरूर करना चाहिए। आजकल बाजार में तरह तरह के शैम्पू आ रहे हैं, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आप ये शैम्पू यूज़ कीजिए, इससे बाल काले घने चमकदार और मुलायम होंगे। यहाँ तक कि हर्बल शैम्पू का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कौन सा शैम्पू सही रहेगा बाल धोने के लिए, या जो पुराने तरीके हुआ करते थे, जैसे हमारे दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे कि दही से बाल धो लें, मुल्तानी मिट्टी से बाल धो लें, कौन सा ज़्यादा सही है इनमें से? देखिए, जो दादी के नुस्खे रहे वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चों को आप बोलो कि बालों में दही लगा लें तो वो नाक मुंह सुकोड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी यहाँ आपको एडवाइस ये है कि आप जो भी अच्छी कंपनीज़ के शैम्पू हैं आप उन पे रहिए। अगर आपको कोई सीधा बोलता है कि ये हर्बल शैम्पू नया है, ट्राई करिए, या आपको ऑनलाइन कोई ऐड दिखती है कोई नए शैम्पू की, उन पे जंप ऐसे मत करिए। जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, दे आर गुड इनफ, वो बहुत अच्छे हैं, आप उन पे ही रहिए। फिर भी अगर आपके बालों को लगता है कि कोई स्पेशली कुछ केयर की ज़रूरत है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो डॉक्टर उस ढंग से आपको शैम्पू बताएगा। अगर आपके ड्राई फ्रीजी बाल हैं तो डॉक्टर में भी आपको अलग से शैम्पू बताए और शायद आपको साथ में कंडीशनर भी दे। क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना उचित रहता है? उससे क्या कई और बीमारियां होती हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत सारा बेनिफिट है। मान लीजिए कि आज मेरे पास कोई लड़का आता है जिसके बाल कम हो गए हैं, वो आगे से गंजा हो गया,
अब मेरे पास दो ऑप्शंस रहती हैं, एक तो मैं दवाइयों के साथ उनके बालों को दोबारा उगाऊं, साथ में हम उसके पीआरपी कर दें, मेसोथेरेपी कर दें, ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम लोगों के बाल दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कैच ये रहता है कि जब तक आप दवाई करते हैं तब तक आपके बालों की ग्रोथ होती है, जब आप दवाई छोड़ देते हैं तो आपके बाल फिर से झड़ जाते हैं। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल एक बार लगा दिए जाते हैं वो 4 महीने से लेके 12 महीने के बीच में ग्रो करते हैं, वो हमेशा रहते हैं, वो बाल आप लूज नहीं करते। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज मोर और लेस एक परमानेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, और इसमें बहुत ही सेफ्टी है। आजकल जो नया ढंग हम लोग करते हैं FUE, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। पट्टी 2 दिन रहती है लेकिन काम पे आप अगले दिन भी जा सकते हो। क्या इससे स्किन की कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना रहती है? बिल्कुल नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट में आप ही के सिर के बाल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आप ही के अपने बाल हैं। आपको कैंसर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर वालिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।